बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पोलराइजेशन को नई चीज़ नहीं है। जितनी ज़्यादा तनाव इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर है वो शायद हम अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो मुख्तलिफ ऐसे अदवार आए हैं जहाँ पर सियासी दर्जा हरारत ऊपर या नीचे हुआ है, लेकिन शायद तारीख अपने आप को एक मुख्तलिफ तरीके से इस दफ़ा दोबारा लिख रही है। इस वक्त जो एक सूरत हाल है, क्या हम वाकई उस नहज पर आ गए हैं जहाँ ये डायलॉग की बातें महज सिर्फ मीडिया की जीनत बनाने के लिए रह गई हैं, या वाकई हमारे मुल्क में डायलॉग हो सकता है, या अब दोबारा से वही होगा जो एक दफ़ा पहले कोशिश की गई। जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा कि जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो फिर हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। उधर से हुकूमत करती है कि हम आप एक शहर तो क्या, एक कस्बा, एक गली भी हम बंद करने नहीं देंगे और आपको सबक सिखाया जाएगा। तो क्या इस तमाम तर सियासी दर्जा हरारत के बढ़ने का जो असर है वो पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर होगा, मईशत के ऊपर होगा? कहा जाता है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, लेकिन क्या वाकई बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट के तौर पे आगे चल रहा है या नहीं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ़ नासर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के नामवर और मायनाज एंकर पर्सन और सहाफ़ी जनाब मंसूर अली खान साहब। मंसूर अली खान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या आपके नज़दीक ये जो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है कि हम इस्लामाबाद आएंगे और अपने अहदाफ को हासिल करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई और नया इलेक्शन, ये मुमकिन नज़र आता है आपको सर? देखिए, पहली बात है कि सौ बिस्मिल्लाह वो आएँ, उनका हक है कि जुलूस निकालें, जलसा करें, अपने मौक़िफ़ का इजहार करें, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का अब आप तमाम दोस्तों को समझ आ गई है। मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से क्या मुराद होती है। ज़रूर आएँ। दूसरी बात है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में कि आया हो एक मजमा, उसने जेल की दीवारें गिराई हों, कैदी को रिहा किया हो और उसको कंधों पे बिठा के ले गए हों। ये पॉसिबल नहीं है। ये नामुमकिनात में से है। ये अफसानों में तो हो सकता है, ये नसीम अजाजी की किताबों में हो सकता है, अमली तौर पे किसी भी पार्लियामानी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। फैसला अदालतों ने करना है। अदालतें उनकी जो सज़ा माफ़ कर सकती हैं, ये अदालतों का हक है। और ये कैदी का हक है कि वो अपनी कैद के ख़िलाफ़ अपील में जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, ये धमकियाँ किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? क्या धमकी देने वाले ने आइन के तहत हलफ नहीं उठाया हुआ? और अगर उसने हलफ उठाया हुआ तो मेरी गुजारिश है कि वो जाके आज शाम दोबारा हलफ पढ़े, जो उसने एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ KPK और एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK लिया है, कि वो हलफ उससे क्या तवक्को करता है। ये तीन चीज़ों का ख्याल करे, बाकी जो मर्जी करे। अच्छा, क्लासर साहब, जो गुफ्तगू जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने फरमाई, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत एहतजाज करें, जलसा करें, जुलूस करें। मेरी इतनी जुरत नहीं है कि मैं इफ्तिखार साहब से, उन्होंने पहले ही मुझे रोक दिया कि ख़बरदार मुझसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, तो मैं तो जसारत कर नहीं सकता। वैसे भी वो शादी पे उन्होंने जाना है तो उनके जज्बात इस वक्त उरूज पर है। तो क्लासर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला एहतजाज तहरीके इंसाफ को मुयसर है सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपकी जरूरत नहीं हुई इफ्तिखार भाई से टक्कर लेने की, पूछने की, मैं जनाब बिल्कुल कभी भी मैं सोच नहीं सकता कि मैं ये क्वेश्चन करूं या मैं एक्सप्लेनेशन करूं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ। ये खैर आने आने सीरियस नोट सर जी, अब ये मसला ये है कि हमारे यहाँ जो स्टैब्लिशमेंट ने माजी में कुछ सियासतदानों के लिए ऐसे रास्ते निकाले हैं कि हर सियासतदान को लगता है कि जल्द से जुलूस के जरिए या दबाव के जरिए आप अदालतें वगैरह छोड़ें, केसेस छोड़ें, मुकदमे छोड़ें। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को या पावर दैट बी को अगर आप दबाव में ले आए तो आपको डील भी मिल सकती है, आपको NRO भी मिल सकता है, आपको पावर में भी लिया जा सकता है और आपके केसेस भी खत्म हो सकते हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब को 14 साल सजा हुई थी, आपके सामने है। उसके बाद सारे केसेस भी उनके खत्म हो गए, जद्दा चले गए थे, लंदन चले गए थे 8-10 साल के लिए। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो साहब और जना मुशर्रफ की NRO हो गया था 2007 में, सारे केसेस जो थे वो भी सारे सेटल हो गए थे। और सेम हम देखते हैं कि जनाब के नवाज शरीफ साहब भी 3 दफा उन पर पाबंदी लगी हुई थी कि तीसरी दफा नहीं बन सकते, वो तीसरी दफा वजीर आजम की क्लासेस में चेंज करके उनको बना दिया गया। अच्छा, इमरान खान साहब का कोई नहीं मानता था कि खान साहब भी कभी आ सकते हैं, वजीर आजम बन सकते हैं, वो भी उनको आपके सामने जैसे तैसे था उनको वजीर आजम किया गया। और जो लेटेस्ट हुआ है जिससे खान साहब समझते हैं
कि अगर दबाव डाला जाए, अगर जल्द से जुलूस ले जाए। वो जो नवाज शरीफ साहब की वापसी थी लंदन से 2000 मेरा ख्याल 23 में जब वो वापस आए थे, जी। तो आपको याद होगा पूरा का पूरा नादरा जो है वो वहां एयरपोर्ट पहुंच गया था। उन्होंने उनके बायोमेट्रिक्स भी वहां पर किए हैं। फिर जिस नैब ने उनको सजाएं दिलवाई थी 3-4 साल पहले, तो सारा नैब उस अदालत में वही टीम, वही प्रोसिक्यूटर, वही इन्वेस्टिगेशन वाले अफसरान, उन्होंने जाके अदालतों से कहा जनाब हमसे गलती होगी, इनके सजाएं माफ करें। वही नवाज शरीफ साहब वापस आके इक़्तिदार में। ठीक। सो खान साहब ये समझते हैं कि अगर पावर दैट बी पे दबाव डाला जाए, उनको साथ मिलाया जाए खौफ के जरिए या किसी अंडरस्टैंडिंग के जरिए, तो ये अदालती निजाम, ये फिर ये नैब, ये FIA, फिर नादरा, तो ये बायोमेट्रिक्स, ये कोई मैटर नहीं करते। फिर एक दिन की बात होती है, एक ही दिन में जमानतें हो जाते। नवाज शरीफ साहब को देख लें, 10 साल बाद वापस आए थे 2012-13 में, हालांकि उनको सजाएं 2000 में हुई थी। उनको 2012-13 में उनकी सजाएं जो है सारी उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब ने माफ कर दी थी। और बल्कि जो उनपे जुर्माने हुए थे 50 करोड़ रुपए जो उन्होंने बैंकिंग के कुछ जुर्माने अदा किए थे, उन्होंने हमजा शहबाज ने, पाकिस्तानी तारीख में पहली और आखिरी दफा नैब ने 50 करोड़ रुपए जुर्माना जो वसूल किया हुआ था जनाब मुशर्रफ के दौर में, वो उन्होंने वापस किया तशरीफ ठीक है, लाने को। ठीक हो गया। सो कितनी देर लगती है अदालतों के जरिए चीजें करने की, प्रोवाइडेड अगर उस दौर का जो सिपा सलार है या उस दौर के जो बड़े लोग हैं, अगर वो आपके साथ मिल जाएं, बातचीत कर लें खौफ के जरिए या अंडरस्टैंडिंग के जरिए। सो ये बात खान साहब के जहन में बैठी हुई है कि यहाँ रिलीफ या इक़्तिदार जो है वो अदालतों के जरिए नहीं मिलता, वो बड़े साहब से मिलता है। इसलिए वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आप दबाव डाल सकते हैं, जितना भी प्रेशर डाल सकते हैं, ऊपर से डलवाएं, फिर शायद कोई रास्ता खुले आपके लिए। अच्छा, मंसूर साहब, कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता रोज़, उसका जो एलामिया हमारे सामने आया, उसमें एक स्पेसिफिक पैराग्राफ फिर लिखा गया खुसूसी तौर पे कि द फोरम कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द नेक्सस बिटवीन टेररिज्म, क्राइम एंड वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इट रिजॉल्व दैट नो मलिशियस इंटरेस्ट, पॉलिटिकल और अदरवाइज, एम्ड एट अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वुड बी टॉलरेटेड, नॉर वुड एनीवन बी अलाउड टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब एक तो ये कि ये जहाँ एक तरफ वो कह रहे हैं कि आएंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, हुकूमत कहती है आके दिखाएं, आपको लग पता जाएगा। वहाँ एक ये पैगाम है जिसके ऊपर वो ब्रीफिंग्स आपने भी मुतअद्दिद दफ़ा अटेंड की हैं, वो आपको ब्रीफिंग वो भी याद होगी जो पेशावर कोर हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें क्राइम और पॉलिटिक्स का जिक्र किया गया था। सो यू हैव अ फीलिंग कि ये काम ठीक होने की बजाय ख़राब होगा विद इन नो टाइम नाउ? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मेरा ख्याल में इस वक्त जो एतराज है ना, और जो अभी आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया पढ़ के सुना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अलाइन करता है DGISPR की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी से बिल्कुल ये अलाइन करता है। वहां पे भी ज्यादा तफसील से वहां पे जो है ये गुफ्तगू हुई थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सिग्नल मिला है ना एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या हुकूमत की, मैं एस्टैब्लिशमेंट ही कहना चाहिए, हुकूमत तो नहीं, वो यही है कि जनाब बात ये है कि ये है क्रिकेट ग्राउंड, इसके अंदर आप खेलेंगे, रूल्स क्या होंगे गेम के, मैच के रूल्स किस तरह खेले जाएंगे, LBW किस तरह होगा, ओवर कितने होंगे, चौका किसे खिलाया जाएगा, छक्का किस तरह होगा, ये सारे रूल्स इसी तरह ही हैं। सारी सियासी जमातें इसके तहत अगर सियासत करेंगी तो ठीक है। अगर आप समझते हैं कि जनाब आपके मुताबिक जो है वो मैच खेला जाएगा, या आप इन रूल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप ग्राउंड से बाहर बैठेंगे। फिर आप जाके बेशक जो मर्जी करते रहें, आप ग्राउंड में जितना मर्जी जो है वो क्राउड बेशक यहाँ पे ले आए, लेकिन मैदान के अंदर सियासत करने के लिए जो है वो आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस स्टेडियम के अंदर, सियासत के स्टेडियम के अंदर, मेरे पास ये जो पूरा क्राउड है जो इस वक्त स्टेडियम में ये मैच देखने के लिए आता है, मैं पाकिस्तानी वोटर की बात कर रहा हूं, वो मेरे साथ है। अच्छा। आप अगर यहाँ पे लूली लंगड़ी टीमें खिलवाते रहेंगे आपस में, तो कोई स्टैंड के अंदर आके मैच नहीं देखेगा। मैच देखना है तो मैच देखने के लिए शायकीन सिर्फ तभी आएंगे जब मेरी टीम जो है ना वो ग्राउंड में उतरेगी, और मेरी टीम तब ग्राउंड में उतरेगी जब मैं फैसला करूंगा कि उस मैच के असूल क्या होंगे। असल बात यह है। दूसरी बात यह कि ये जो रिसेंटली मुज़ाकरात के हवाले से जो एक बातचीत शुरू हुई है, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो उनका नाम ही इमरान खान है। आप इस पूरी ट्रेन के डब्बे अगर मैं इसको तस्वर करूं, एक आप फवाद चौधरी लगा दीजिए, उसमें शाह महमूद कुरैशी का डब्बा लगा दीजिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज शीमा, वो तमाम अफराद जो कोर्ट लखपत जेल में हैं, आप जितने मर्जी इसमें डब्बे लगाते रहे, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा साबका रहनुमा जितने मर्जी लगा दीजिए, उस ट्रेन के डब्बों को खींचने वाली जो इंजन है उसका नाम इमरान खान। ठीक। वो इंजन जब तक साथ नहीं जुड़ेगा, ये पटरी के ऊपर जो ट्रेन है ये चलना नहीं शुरू करेगी। असल बात यह है कि एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि ये जो ट्रेन के डब्बे इकट्ठे हो रहे हैं, शायद इसमें से कोई एक आधा इंजन शाह महमूद कुरैशी के नाम का बनेगा और वो फिर इस ट्रेन को आगे लेके चलना शुरू करेगा। लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो किसी सूरत शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं लेगा। आप जो मर्जी कर लें, आप उसके बाद बैठ के मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत करते रहें, मनाते रहें, डील ले लें, बात कर लें, जो मर्जी कर लें। अगर इमरान खान साहब की अशुबात उसमें शामिल नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। और इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे ख्याल में, ये मेरी एक रीडिंग है, ये खबर नहीं है, एक रीडिंग है, वो ये है कि वो ये जेहन में यही सोचते होंगे कि भाई 2.5 साल तो मैंने गुजार लिए, मैं इतनी देर से जेल के अंदर हूं, मुझे आपने कैद तन्हाई में भी रखा, मेरी बीवी भी कैद तन्हाई में है, वो भी मुश्किल में यहाँ पे मौजूद है, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, तो मैंने तो जो मुश्किल वक्त गुजारना था तो गुजार लिया है। अब और क्या इससे ज्यादा मुश्किल करेंगे? इससे अगला स्टेप तो यही होगा कि फांसी दे दें। तो फांसी अगर दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन वो मेरे ख्याल में उनके जेहन में ये है कि जो उन्होंने एक बयानिया बिल्ड कर लिया है अपने कारकुनों को, वोटरों, सपोर्टरों को, जिस हद तक वो एक्सट्रीम राइट के ऊपर या लेफ्ट के ऊपर, वेरेवर यू वांट टू कॉल इट, ले जा चुके हैं, वहां से इमरान खान साहब के लिए इन सबको वापस खींच के लाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर उन्होंने, इमरान खान साहब को भी पता है, अगर उन्होंने ये अटेम्प्ट भी की तो उनके अपने कारकुन शायद उनकी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमें इस मुल्क की फौज के अगेंस्ट इतना ज्यादा ले जा चुके हैं, इतना राइट पे ले जा चुके हैं। आप यूके के अंदर और यूएसए के अंदर जो कुछ जिस किस्म के मुजाहरे इनकी जानिब से किए जाते हैं, उसमें जो जबान इस्तेमाल की जाती है, वो इतना राइट पे अब जा चुके हैं कि दे विल नॉट सेटल विदाउट एनीथिंग लेसर देन जो इमरान खान साहब ने उनको अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए या तकारीर के जरिए प्रॉमिस कर दिया था। मतलब टोटल वॉर और नथिंग एट ऑल। और खान साहब के ऊपर तो मेरे ख्याल में वो एक अंग्रेजी हॉलीवुड की फिल्म थी जिसमें वो निकोलस केज कहता है कि देयर आर 2 पीपल हु आई कैन ट्रस्ट, हु आई ट्रस्ट, वन इज माई सेल्फ एंड द अदर इज नॉट यू। तो खान साहब के ऊपर तो ये फिट बैठता है कि वो सिर्फ अपने आप पर ही ट्रस्ट करते हैं, किसी और पर नहीं करते। एक चीज़ इफ्तिखार साहब, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की थी, तहरीक इंसाफ कहती है हमें ये मुयसर नहीं है, हम ये जलसे जुलूस नहीं कर सकते। उनके ख्याल में इफ्तिखार साहब जो ये बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा किताबी बात है, ये आइडियलिस्टिक बात है, हमें ये आज़ादी नहीं है कि हम कहीं जलसा कर सकें, रैली कर सकें। हम अगर करने की कोशिश करते हैं तो रियासती डंडा हम पे चलता है। लेकिन आप अगर उनके हालात देखें तो उनको इस जो सियासी गिरदाब जिसमें पाकिस्तान की सियासत फंसी हुई है, एक बहुत बड़ी जमात फंसी हुई है, उनके पास निकलने का क्या ऑप्शन है फिर इफ्तिखार साहब? असेंबलियां, पार्लियामेंट, सेनेट, सूबाई असेंबली और एक सूबे में मुकम्मल उनकी हुकूमत है। मौजूदा हुक्मरानों की कोताहियाँ, खामियाँ एक्सपोज करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अपने साथ प्यार करें। देखें, 100 नंबरों का एक पर्चा होता है, 25 नंबर आप बिल्कुल बानी के लिए, उसकी रिहाई के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन 75 नंबर्स जो बाकी हैं, जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं लोगों के, आप उसकी क्यों नहीं बात करते? और आपके पास वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जहाँ पे ये बात की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। आप तो कमेटियों में बैठने को तैयार नहीं है। आपने 2 पार्लियामेंटें तोड़वा दी और गालिबन ये पार्लियामेंट भी किस दिन आप कह देंगे कि सब के सब बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो 2 चीज़ें हैं, आवाम को इकट्ठा करना, उनको एजुकेट करना और उनको मोटिवेट करना। पीएनए की तहरीक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में चली थी। इससे बड़ी तहरीक पाकिस्तान में न चली है, न चल सकेगी। और याद रखिएगा, वो पूरे पाकिस्तान की तहरीक थी जिसमें चारों सूबों के सियासी कारकुन और सियासी जमातों के कारकुन और लीडरशिप शामिल थी। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात ये जनाब, पार्लियामेंट आपके पास है, आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप चाहते क्या हैं? सर वो कैसे इस्तेमाल करें इफ्तिखार साहब? सर वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट और कौमी असेंबली में नहीं मुकर्रर करा पा रहे, तो वो इस्तेमाल क्या करेंगे? ये अच्छा, तो पंजाब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देखें बात सुने, फिर मैं वही बात करूंगा जो आप दोस्तों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी। देखें, इस मुल्क के तय में जो भी इलेक्शन हुआ, 45 हुआ, 46 हुआ या 47 का फार्म हुआ, सब बैठे तो पार्लियामेंट के अंदर ही है ना। तो वो जो इलेक्शंस हुए हैं, जिन मकासद के लिए हुए हैं, जिन कवानीन के ताबे हुए हैं, और इनको लोगों ने वोट जो इनके मंशूर के मुताबिक दिए हैं, वो सिर्फ बानी की रिहाई या बानी की कैद के बारे में तो नहीं दिए। और ख़ुद एक सूबे में 14 साल से इनकी हुकूमत है, वहाँ पे क्या रुकावट है वहाँ के अवाम की बेहतरी के लिए काम न करने की? हुकूमत कहती है हमारा अवलीन मैंडेट खान की रिहाई है। तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल मैं तो देखिए, मैं उनकी हर सियासी बात को मानता हूँ, उनके तमाम सियासी हकूक़ को मानता हूँ, क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूँ।
और डेमोक्रेसी के अंदर लोग जेल में भी जाते हैं और लोग जेल से बाहर भी आते हैं। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। दुनिया में लोग जेलों में गए हैं और जेलों से बाहर आए हैं। ये नहीं हुआ जब वो जेलों में गए हैं तो उनकी सियासी पार्टियों ने तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया हो पार्लियामेंटों में रहने के बावजूद। दे आर इन सेनेट, दे आर इन द नेशनल असेंबली, दे आर इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड दे आर इन पावर, फुल पावर इन दी केपी की असेंबली। व्हाट एल्स दे वांट? बाकी रहा कि किसी जत्थे के तहत और किसी मुजाहरे के तहत, किसी दीवारें गिराने के तहत किसी को रिहाई मिल जाएगी या रिहा करा लिया जाएगा, तो ये फिर अफसाना ही हो सकता है। और अगर ये अफसाना नहीं हुआ और वाकईतन ऐसा कोई वाक़या हो गया कि 5-10 लाख लोगों ने आके किसी जेल की दीवार को तोड़ दिया और वहाँ से कैदी को निकाल दिया, तो फिर रियासत को फैसला जो करना होगा वो शायद हम सब के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। हमें अफसोस होगा और बाद में तारीख उस तमाम सहने को लिखेगी कि वो अच्छा नहीं हुआ दोनों तरफ से। ये बात ज़हन में रख ली जाए। ठीक। इफ्तिखार साहब, वैसे आपने कहा ये बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे आपकी हर बातें अच्छी लगती है, हर बात। ये सिर्फ क्लासरा साहब और मंसूर साहब को बड़ा एतराज़ होता है आपकी बातों पे। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, ये दोनों शख्सियात हैं। मंसूर इज वन ऑफ दी मंसूर एक बेहतरीन तजियाकार है और क्लासरा से तो हमने सीखा है। बिल्कुल सर, लेकिन एतराज दोनों यही करते हैं। मैं मासूम आदमी हूँ, मैं आपकी हर बात पे लबैक कहता हूँ। ये दोनों शख्सियात हैं जो असल में सारा फसाद इधर से डलता है। मैं क्लास साहब अगर सर सवाल रख पाऊँ, देखिए जो अभी जनाब इफ्तिखार साहब ने फरमाया वो बड़ी, उसके अंदर बड़ा वजन है उन दलाइल के अंदर। लेकिन इशू ये है सर कि ना तहरीक इंसाफ ये कहती है हमारे पास कुछ, वो कहते हैं ना स्पेस है, हमारे दीवार से लगा दिया, हमने अपने लीडर को निकालना है कम वोट में। लेकिन क्या जिस इनकलाब के लिए तैयारियां, सो कॉल्ड इनकलाब की तैयारियां होती रही हैं पहले भी और अब भी हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये इनकलाब आ सकता है और तहरीक इंसाफ फाइनली वो इनकलाब ला सकती है और उसको महमूद खान रज़ई साहब और जनाब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब लीड करेंगे? मैं उनकी इफ्तिखार साहब की बातों से इत्तफाक करता हूं कि ये जो इनके जहन में बैठ गया पीटीआई ने, पता नहीं कैसे बैठ गया, आई डोंट नो, कि हम जाएंगे। आपको याद होगा पहले ये बातें अली अमीन गंडापुर साहब कहते थे, फिर बुशरा साहबा ने बातें करनी शुरू की। अभी ये तो इतनी सख्त जबान नहीं इस्तेमाल कर रहे सोहेल अफरीदी साहब। अगर गंडापुर साहब की आप सुने तो उन्होंने लास्ट टाइम जो आए थे नवंबर में, तो उन्होंने तो कहा था, बल्कि बुशरा साहबा ने भी कहा था जनाब कि बस अब की दफा हम खान को हम रिहा करा के आएंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, हम वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने गंडापुर साहब ने तो कह दिया था जी, मैंने घर वालों को कि मैंने वसीयत कर ली है कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, और हम कफन पहन के आए थे। लास्ट टाइम तो कफन पहन के आए थे, तो अब की दफा तो कफन वाली बात भी नहीं हो, चीजें नहीं हो रही। मतलब इट्स बियॉन्ड माई कंप्रीहेंशन कि ये खान साहब के जहन में कैसे बैठ गया है कि कुछ चंद हजार लोग आएंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, अनरेस्ट होगा कैपिटल पे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, यहाँ भी हो जाएगा। जत्थे लेकर आएंगे, इस्लामाबाद की गलियों सड़कों पे छोड़ देंगे, खुद इनकी लीडरशिप गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद क्राउड जाने, शहर जाने। ये माजी में कोशिशें की गई इस तरीके की। ये तमाम रिजल्ट आपने करके देखे। खुद खान साहब, आपको याद होगा 25 मई को 2022 में खुद जलसा या जुलूस और वहां से जत्था लेके आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, लोगों से कुरान पे हलफ लिए थे, डंडे शंडे सब कुछ आपने देखा था, वो सारी वीडियोस बनी थी। उसके बावजूद भी खान साहब अपनी मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सके थे। जब वो जेल से बाहर थे, खुद लीड करते थे, उनको गोली लगी हुई थी, वो लाहौर से आए थे। वो आपको याद होगा आर्मी चीफ की उसमें 2022 में नवंबर में जब उनकी वो होने लगी थी, अपॉइंटमेंट होने लगी थी। सो खान साहब के माजी के जितने भी लॉन्ग मार्चेज हैं, जितने, अच्छा 2014 का हमने देखा 126 दिन बैठे रहे, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आया। और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि गंडापुर साहब ने कोशिशें की, बुशरा साहबा ने की, खान साहब ने देखे। लेकिन ये कौन सी बात उनके जहन में फंस गई है कि 5-10 हजार बंदे के साथ आप 25 करोड़ के मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं। और ये बात आपको याद है, सलमान अकरम राजा साहब ने कई दफा बड़ी उन्होंने समझदारी वाली बात की है, जिसपे उनको गालियां भी पड़ती हैं अपनी पीटीआई जमात से। उन्होंने कहा भाई साहब, इनकलाब लाना है तो 5-10 हजार बंदे से नहीं आएगा, ये आपको 10 लाख बंदा लाना पड़ेगा। ये अल्फाज वो कह चुके हैं, जिसपे पूरी पीटीआई नाराज हो गई थी उनसे। और वो बात तो ठीक कह रहा है। उन्होंने बल्कि गंडापुर साहब को कहा था कि आप जनाब 5-10 हजार बंदा ले आते हैं, 2-3 हजार बेचारा जख्मी हो जाता है वहां से, गोलियों से, आंसू गैस से, लाठीचार्ज से, 2-2.5 हजार पकड़ा जाता है, आप 4-5 हजार वापस ले जाते हो। फिर अगली दफा आप अब 10 हजार और बंदा ले आते हो, तो फिर 2-4 हजार पकड़ा जाता है, 2-4 हजार आपका जख्मी हो जाते हैं, फिर आप वापस चले जाते हो। आप यहाँ बंदे पकड़वाने के लिए लाते हैं, खान साहब को रिहा करवाने के लिए लाते हैं। तो अब कोई वहां पे पीटीआई की तरफ से इतना फटीक का शिकार हुआ है, उनका वर्कर हुआ है, बेचारा गरीब लोग हैं,
उन्होंने मजदूरी करनी है, उन्होंने घर चलाने हैं, उन्होंने अपने बच्चे स्कूल लेकर जाने हैं, कोई बिजनेस करना है, कोई इनकम जनरेट करनी है। आपके साथ सिंपथाइज ये करने का मकसद ये नहीं है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए दांव पे लगा दे। अभी तक लोग वो जेलों में पड़े हुए हैं जो पिछली दफा आपके साथ है। 400 गाड़ियां जो है इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी पर कब्जे में ली, आज तक उनको वापस नहीं मिली। या ये अभी आपके रिकॉर्ड में मौजूद है। लोग जेलों में पड़े हुए, जमानतें कराने वाला बंदा नहीं है, कोई पीटीआई का बंदा उनको पूछता नहीं कि उनके घरों की क्या हालत है। इन हालात में आपने फिर कहा नहीं जनाब दोबारा मुझे रिहा कराने। अच्छा, जब बुशरा साहब आई थी तो समझा गया था जनाब आप तो डुआ डाई वाला काम है। जो काम बुशरा साहबा नहीं कर सकी, इतनी तमाम तार अपने अपनी तकरीरों के बावजूद एक वोमेन, एक लीडर के तौर पर अमर जो हुई। हमारे यहाँ पता लोग जज्बाती हो जाते हैं, उसमें उसमें बेनजीर भुट्टो साहबा की मिसाल मौजूद है, मरियम नवाज साहबा की मौजूद है, कलसूम नवाज साहबा की मौजूद है, और बहुत सारी हैं कि लोग ठीक। उनके साथ ज्यादा सिंपथाइज करते हैं वोमेन के साथ। तो उन्हें भी लगा कि शायद मैं भी ये इसी तरीके के आके बहुत सारा यहाँ पे खान साहब के लिए सपोर्ट जनरेट करूंगी। वो तमाम कार्ड माजी में नाकाम हुए, लेकिन खान साहब वहीं उसी ही सुई अटकी हुई है कि नहीं जनाब, मैंने अगर कोई रिलीज लेनी है, मेरी रिहाई होनी है, वो धरने के जरिए होगी, लॉन्ग मार्च के जरिए होगी, डांग सोटे के जरिए होगी, कफन पहन के होगी। मतलब मरने से काम पे तो कोई बात वो करते ही नहीं है ना। आप देख लें उनका वो क्या कहते हैं, सोहेल अफरीदी साहब को सुन लें, वो भी मरने की बात करते हैं। इससे पहले आप अली अमीन गंडापुर साहब को देखें, वो भी मरने की बात। पीटीआई का हर बंदा जो है वो मौत से शुरू होकर मौत पे खत्म होते हैं। जीने वाली बात तो हमें की नजर नहीं आती। कोई अक्ल का इस्तेमाल, कोई थोड़ा सा ठीक। स्ट्रेटेजी वाइज, कोई थोड़ा खुद को विड्रॉ कर लें, रिट्रीट कर लें, कोई थोड़ी सी नहीं, कोई हुकूमत के साथ कोई, वो रिट्रीट या उनके आपको जेल के जेल में साथ। शायद वो कहते हैं कि ये तो वो उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। मैं इकरार साहब, ये जो अभी आपने बात की है मंसूर साहब, ये जो रिट्रीट की बात है, ये क्या इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर वो थोड़ी अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, या अगर पार्टी उनकी मुफाहमत की तरफ जाती है, या यकतर कोई कंडेमनेशन या चले जी माजरत या उसकी तरफ जाती है, तो उससे मसला होगा, या उनकी डिक्शनरी में अब ये चीज़ है ही नहीं खान साहब की या उनकी जमात की? मुनीब भाई, मैं थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर, अगर आप माइंड ना करें तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जी। मुझे नहीं पता आपने कभी इश्क किया है या नहीं किया। इफ्तिखार साहब ने तो मेरे ख्याल में किया हुआ है, मुझे पता है इस बारे में, एक नहीं, दफा उन्होंने उन्होंने तो जिक्र किया बेशुमार था इस किए बारे हुए में। हैं, वो तो तो उसमें ये जो इश्क होता है ना, ये आपने एक आधे का तो मुझे पता है, मुझे अच्छा। पता है उसके बारे में। तो ये इश्क जो होता है ना, ये आपको कभी कभार ऐसी आगे हदें पार करवा देता है, इस हद तक आप आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइटर नोट पे। जब आप इश्क करते हैं तो जाहिर बात है, आपको आपको कोई वो, आप किसी को पसंद करते हैं, घर वाले अगर नहीं मान रहे, वो कहते हैं नहीं जी यहाँ नहीं करना, या उसके घर वाले नहीं मान रहे, आप पता नहीं कहां से कहां आगे चले जाते हैं कि नहीं होगी तो इधर ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, वरना कहीं नहीं होगी। अब हम भाग के कर लेंगे तो किसी और जगह कराने की कोशिश की गई, और उसके बाद हमें भागना भी पड़ा, हमारी जान के लाले भी हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, और कपल्स कर लेते हैं, एक्सट्रीम एंड तक आगे चले जाते हैं। बेशक तो लड़की के यहाँ भाइयों पे से मेरा ठुकाई ख्याल भी है, हो यहाँ जाए पे तो भी खैर मामला है। जो है ना, दोबारा वही है कि नहीं वो होता है, लेकिन वो अगर कुछ ऐसे शहजादे होते हैं, वो कहते हैं कुट लो भावे जितना कुटना करनी तो थी भावे जो मस्ती का हो जाए। तो अब मेरे ख्याल में खान साहब का भी जो है ना, वो जज्बातियत का एक अंसर तो है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। वो सही है गलत है वो बात की बात है। मतलब कभी कभार इसी के अंदर, इसी मामले के अंदर ये भी होता है ना कि घर वाले समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, सारी रीजन बता रहे होते हैं कि नहीं तेरी अच्छे नहीं बांधनी, हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेटा नस्लें खराब हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं है, वो जो जिसे कहते हैं ना, इश्क बस सर पे चढ़ गया तो चढ़ गया। अब यहाँ पे भी मेरा ख्याल में वही बात है। मैं आपकी इस तरह पहले सवाल के जवाब में मैंने आपसे कहा था ना कि पोजीशन इतनी एक्सट्रीम ले ली गई है। मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, ये क्योंकि आप भी माशाल्लाह यूट्यूब पे होते हैं, रऊफ क्लासरो साहब भी हैं, मैं भी काम करता हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक दफा ना एक यूट्यूबर ने मुझसे रब्ता किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ा करीबी है, आप जानते हैं, उनकी पूरी एक बटालियन है इस तरह की उनके जी पास। जी। तो उसने मुझसे रब्ता किया, तो उसने मुझे कहा जी मंसूर भाई, मैंने ना आपके साथ एक खबर शेयर करनी है जो कि पीटीआई की इंटरनल खबर है और उनके खिलाफ जा रही है, तो आप जरा इसको जरा देखें और ये खबर आप ये करें। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, खबर ठीक है, मैंने चेक किया खबर ठीक थी, मैंने कहा खबर ठीक है, तुम मेरे साथ शेयर कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं शेयर करते इसे? तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल है, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं देते? वो कहते हैं भाईजान मैं किस तरह दे सकता हूँ, मेरी व्यूअरशिप सारी पीटीआई की है, मैं किस तरह दे दूं? ये तो पीटीआई के अगेंस्ट जा रही है, तो मैंने अपनी व्यूअरशिप खराब करनी है। तो मैंने कहा बेटा तू जर्नलिस्ट है यार, तुझे क्या फर्क पड़ता है, उसके अगेंस्ट जा रही है, फेवर में जा रही है, कुछ भी जा रही है। हाँ। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ये कर सकता, ये आप ही करेंगे अगर आपने करनी है, तो मैंने तो सिर्फ आपको टिप देनी थी, अब आप इसको खुद ही कैरी करें। मुझे तब जाके एहसास हुआ कि ये अपने उस बयानिए के, अपने व्यूअरशिप के, अपने उस ऑडियंस के इतने गुलाम बन चुके हुए हैं कि जर्नलिज्म तो कहीं भाड़ में गई ना, वो तो खत्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने उसको कैटर करना है। तो इसी तरह
मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के सामने भी जो है ना, वो बयानिया इतना बड़ा उन्होंने बिल्ड कर लिया कि उनका अपना बयानिया शायद उनके भी कद से बड़ा हो चुका है कि मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं पीछे हटूंगा, मैंने अगलों को कहा हुआ है, मैं अगलों का बैठ के मजाक उड़ाता रहा हूं, मैं नवाज शरीफ का मजाक उड़ाता रहा हूं कि ये एनआरओ लेकर गया है, ये बुजदिल है और इसने सर झुका दिया है और हम कोई गुलाम है। मतलब ये सारी बातें की हुई है ना आपने नाने हमारे में। अब आप जब ये सारा कुछ करेंगे, आप एक जगह ये कह रहे हैं अपने अपने वोटरों को, ये कहते हैं कि जनाब गुलामी की जिंदगी नहीं जी जा सकती, ये हो नहीं सकता। आपने अमेरिका के हवाले से भी ये सब कुछ किया और उसके बाद आपने उस पर भी एक यूटर्न लिया। आपने उन्हीं अमेरिकियों के एम्बेसडर से जाके मुलाकातें भी की, आपकी पार्टी ने जाके उनका वेलकम किया, आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनका वेलकम किया, आपने उनसे एड भी ली, आपने उनसे पता नहीं वो एम्बुलेंसेज ली थी या क्या ली थी, सब कुछ किया आपने। और उसके बाद उसी अमेरिका की तरफ आपने जो है वो निगाहें दौड़ाना शुरू किया। आपने इंतजार किया कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो मैंने छुड़ाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो बददियानत निकला, उसने भी मुंह जो है वो दूसरी तरफ कर लिया। तो आप इतना कुछ बिल्ड कर देते हैं, इस सारे ईंधन में जलता कौन है? आपका सपोर्टर, आपका वोटर। आपने तो कुछ नहीं करना। मतलब मुझे आप बताइए ना कि वो 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, कौन उसके अंदर जख्मी हुआ, किसने लाठियां खाई, कौन जेल गया, किसके ऊपर गोलियां चली? सारे के सारे कारकुन थे, वो बेचारे कारकुन थे। आज वो कारकुन जाके सवाल नहीं करेंगे कि जनाब ये किस तरह हुआ कि हमने तो सारी मार खाई, सब कुछ किया, आपके लीडरों में से किसने मार खाई? आपके लीडरों में से कितने लोग जेल के अंदर गए? आपके बच्चों में, आपके बच्चों के पीछे कोई भागता हुआ आया? आपके अपने बच्चे किधर हैं? आपने हमारे बच्चे बुला लिए। मुझे आज हैरानगी होती है, बाहर बैठे हुए कई यूट्यूबर्स के ऊपर, वो बाहर से बैठ के आवाजें मार रहे होते हैं, आ क्यों नहीं रहे? इमरान खान को तुम्हारी जरूरत है, सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? भाई तू आप अमेरिका बैठा है, तू आप यूके बैठा है, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं बाहर निकलते यार। तुम खुद क्या, इनमें से कईयों के ऐसे हैं कि अपने रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, वो तो नहीं निकलते। अगलों के बच्चों को तुम सड़कों में निकालने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसे नहीं चलता ना भाई। लोग एक दफा मार खाते हैं, दूसरी दफा खाते हो, तीसरी दफा सवाल करते हैं कि भाई आप अपने भी तो निकालें, आप अपने निकालें, हम भी अपने निकाल दें। अरे इफ्तिखार साहब, सर जरा अगर हम इस डिबेट को अगर हम कंक्लूड कर पाए, बहुत से लोग हमें ये एतराज़ करते हैं कि जी आप सारे जितने जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े साफ़ी आप लोग बैठे होते हैं, आप सारे मशवरे पीटीआई को दे रहे होते हैं कि जी वो ये कर लें, खान साहब ये कर लें। तो कभी आप पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, मुक़तदरा है, कभी उनको भी मशवरा दें कि जी ठीक है हालात नॉर्मल करें, थोड़ा सा आप भी गुंजाइश पैदा करें, माहौल बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं ना, बस कर दें, हम इमरान खान को रिहा करो से शुरू हुए से और इमरान खान से मुलाकात कराओ पे आ गए हैं, तो बस छोड़ दें, बस करें। तो कहते हैं आप वहाँ पर भी मशवरे दिया करें, वहाँ पर भी कोई बात करें कि वहाँ से भी कोई लचक पैदा हो। तो क्या वाकई वहाँ पर भी लचक पैदा होनी चाहिए इफ्तिखार साहब? 100%। और मैं उन लोगों में से एक हूँ जो आज से 2 साल पहले बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी शुरू में कि फांसी भी लगा दो, पार्टी बैन कर दो। तो मैंने कहा था फांसी और पार्टी बैन करने के करीब भी मत जाना, ये डिज़ास्टर होगी, ये फेडरेशन को खींच के रख देगी। हमने कहा और हम आज भी ये कहते हैं कि उनको पूरा हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपनी सारी जद्दोजहद को तैयार रखें। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जिस दिन इमरान खान साहब को निकलना पड़ा अपनी वजारत को छोड़ के, उनकी तकारीर पढ़ लें। उस वक्त तो उन पर कोई दबाव नहीं था ना, उस वक्त तो कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा था, उस वक्त तो उनके ऊपर पानी की वो बंदूकें नहीं चलाई जा रही थी, कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। तो उनकी तकारीर पढ़ लें और उन तकारीर को पढ़ने के बाद फिर आईने पाकिस्तान पढ़ लें कि आईने पाकिस्तान किन चीज़ों से मना करता है, किस किस्म की पब्लिक एड्रेस को वो प्रोहिबिट समझता है, ये भी तो देख लें। क्या तालीम हम दे रहे हैं पूरी की पूरी नौजवान नस्ल को। बिल्कुल मैं इस बात का हामी हूँ कि हुकूमत को अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए। ये जेल मैनुअल पड़ा हुआ है, जो जेल मैनुअल इमरान खान के लिए, वो जेल मैनुअल बाकियों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, इमरान खान जो है वो एक क्लास का कैदी है, उसको वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं। आप कहते हैं उसकी मुलाकातें नहीं हो रही, तो इतने 317-18 जो मुलाकातों का तस्करा हुकूमत करती है, फिर हुकूमत झूठ बोल रही है। देखिए बात ये, मामला तय होगा कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, और ये 2 आदमी जो शामिल किए गए हैं इन्होंने अपने साथ, वो अपने बताए तो सही वो चाहते क्या हैं। चलिए मुझे आप तीनों दोस्त बता दें कि कम से कम 3 कौन सी शराइत हों जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल हो सकती हैं और हुकूमत उनको नहीं मान रही।
अब ये चले मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो इसमें क्या हिस्सा डालूँ, मैं क्लास साहब से पूछती हूँ। क्लास साहब, अगर इफ्तिखार साहब ने अच्छा पॉइंट उठाया है, अगर कौन सी ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि उनका तो एंड पॉइंट और शायद स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है कि खान साहब की रिहाई और नया इलेक्शन, ये कोई मान सकता है? और दूसरा ये कि जो गुंजाइश की बात थी, क्या वो आपको पाकिस्तान की हुकूमत मुक्तदरा निकालती भी नजर आ रही है या उन्हें भी निकालनी चाहिए? यार आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि जनाब के इनको हम मशवरे नहीं देते। मतलब वो क्या कहते, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मतलब हम इस पोजीशन में हैं कि हमारी क्या औकात है, और हमारी ये जो लोग हैं जो पावर के लिए, ताकत के लिए दीवाने हैं, इक्तदार के लिए भूखे हैं, एक दूसरे के सर काटते हैं, एक दूसरे को जेलों में आप और मैं डालते हैं। कोई मंसूर या कोई इफ्तिखार साहब ने ये फैसले सुना है, या हमने केसेस बनाए, हमने इनको जेलों में भेजा है, या इन्होंने जितनी पॉलिटिक्स की कोई आप और मुझसे पूछ के की है, कोई हमारे मशवरे शामिल थे? मतलब जिस तरह ये पागलपन के मुजाहरे करते हैं सारे सियासतदान, और जिस तरीके का ये हर कीमत पे ये इस मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं। मतलब हम चारों बैठे हुए हैं, कोई हमारे घरों में आया था, कोई हमारे पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आया था कि आप एंकर बने, यूट्यूबर बने, सहाफी बने, और कल को मुश्किल आते हैं तो हम जनाब हम रोला डालना शुरू कर दें। हम अपनी मर्जी से बने। इसमें इसमें हैजर्ड्स भी हैं। अगेन इस प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम है। हम चारों ने किसी ना किसी शक्ल में प्रॉब्लम फेस किए होंगे। अगर हम रोले नहीं डालते, यहाँ पे बैठ के बीन नहीं बजाते, तो दैट्स अनदर थिंग कि हमें पता था इसमें हैजर्ड है। सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स। खान साहब को नहीं पता था लियाकत अली खान साहब कत्ल हुए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ये फांसी लगे, बेनजीर भुट्टो कत्ल हुए, नवाज शरीफ 14 साल जेल में रहे, शहबाज शरीफ रहे, गिलानी साहब रहे, उसके बाद जरदारी साहब रहे, आपके शायद ये खकान अब्बासी साहब को तो खान साहब ने जेल में डाला था। उसमें उन्होंने कहा था अमेरिका में कि वो शायद खकान अब्बासी बड़ी बातें करता था, मुझे जेल में डालो, मैंने डाल दिया। और भाई आपके आने से पहले सारे काम हो रहे थे और आपने उनमें हिस्सा भी डाला। ये पैकेज आपके पास मौजूद था, ये कंट्रैक्ट था जिसपे हम चारों साइन करते हैं। जब हम अपने चैनल पे जाते हैं, हम चारों बैठे हुए जॉब करते हैं, तो हमारे सामने कंट्रैक्ट रखा जाता है, हम पूरी शरायत पढ़ के साइन करते हैं सर। तो खान साहब के सामने पॉलिटिकल कंट्रैक्ट पड़ा हुआ था, ये नवाज शरीफ साहब के सामने पड़ा हुआ था, शहबाज शरीफ के सामने भी था, जरदारी साहब के साथ। इसके बावजूद इन्हें पता है कि इक्तदार में फांसियां भी लगती हैं, जेलों में भी जाते हैं, जला बचना भी होती हैं, नैब केसेस भी बनते हैं, या उम्र कैदे भी होते हैं। इन्हें सारा पता था। इसके बावजूद अगर ये सारे प्लेयर्स पावर में आना चाहते हैं, तो भाई साहब हमारे पे ना ब्लेम डालें कि हमने उसको मशवरा नहीं दिया, हमने उसको नहीं समझाया, मैंने उसको क्यों नहीं बात की, आप पीछे हो जाएं, आप आगे हो जाएं। आप माशाल्लाह अगर आप लोग समझदार होते, आपस में बैठ के एसओपीज खुद तय कर लेते। आप तीनों चारों जब स्टेक होल्डर्स हैं खुद तय नहीं कर सकते, हम चारों से चाहते हैं, हम चारों जो बैठे हुए हैं हम इनको तय करके दें, और ये हमारी बात मान लेंगे, फौज भी मान लेगी, ये इमरान खान साहब भी मान लेंगे, जरदारी साहब भी मानेंगे, शहबाज शरीफ भी मान लेंगे। यार कितनी इनको हमसे ये उम्मीदें हैं कि हमारी बातें सुनी जाती है, हमारे मशवरे माने जाते हो। भाई साहब आप यही काम करें, ये इक्तदार का खेल है, पावर का खेल है, इसमें तो भाई भाई को कत्ल कर देते हैं, बाप को जेल में कर देते हैं, इसमें तो सर देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। आप तो उस खेल में, डेडली खेल में शामिल हैं। हम क्या और हमारी औकात क्या कि हम फौज को मशवरा दें, खान को दें, फलाने को दें। हम तो अपनी दिल पिशोरी कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आप पूछ लेते हैं, मंसूर पूछ लेते हैं, हमारे इफ्तिखार भाई पूछ लेते हैं, तो हम अपनी बात कर लेते हैं, वही जो बात उनके रीडिंग शेयर कर लेते हैं। बाकी हमारी इतनी औकात नहीं है, हमसे ऊपर वो क्या कहते हैं, पे लेवल से ऊपर के काम है। ये इसी तरह लड़ते रहें, इसी तरह एक दूसरे को जेलों में डालते रहें, फांसियां लगाते रहें, ये सजाएं देते रहें एक कुर्सी के लिए, इक्तदार के लिए, कि बस मैंने बादशाह बने भी बादशाह। हम क्या कह सकते हैं, बने बादशाह। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मंसूर साहब, अगर ये जितनी हमने बहस की, ये एक तो अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कि क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को गुंजाइश निकालनी चाहिए। नंबर दो ये कि आपके प्रोग्राम में भी गालिबन मैंने सुना था कि वो उन्होंने कहा एक ही पॉइंट है हमारा, वो है कि खान साहब की रिहाई और नया इलेक्शन। तो क्या ये आपको कोई नज़र आ रहा है, कंसिडरिंग के वज़ीर आज़म ने जो 2 दिन पहले कहा कि भाई हम ब्लैकमेल भी नहीं होंगे, गैर कानूनी मुतालबा भी नहीं मानेंगे? देखिए, ये गैर कानूनी है मुतालबा या नहीं है, ये तो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों की पोजीशंस इस वक्त बहुत दूर हैं आपस में, और वो उनमें मुझे फिलहाल कोई कॉमन ग्राउंड जो है वो नजर नहीं आता। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हो सकता है आप हमारे 2 सीनियर्स मौजूद हैं, मतलब क्लासरा साहब और इफ्तिखार साहब, वो ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में मुझसे असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है इन टॉक्स से, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जो चीजें डिमांड कर रहे हैं, या उनकी जमात कम से कम जो डिमांड कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उनको कोई प्रोवाइड करना चाहेगी। मतलब एक जगह पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है, या सिग्नल्स इस किस्म के आ रहे हैं कि जनाब कोई भी सेटअप होगा, कोई भी बात होगी, वो माइनस इमरान खान के जरिए होगी। इसके अलावा हम किसी चीज पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से इमरान खान साहब को आप मना लेंगे, हाँ जी ठीक है भाईजान आप मुझे माइनस कर दें, मेरी जमात जिंदा रहे। आई डोंट थिंक सो इमरान खान साहब जो है कभी यहाँ तक जाना चाहेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ वो नहीं, उनका कारकुन भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अलीमा खान हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, यू नेम इट।
मेरे ख्याल में किसी का कद काठ जो है वो इतना है ही नहीं कि वो इमरान खान साहब के अलावा किसी और को जो है एक्सेप्ट कर ले। इवन अगर इमरान खान साहब खुद भी शायद कहें, वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही एक फर्क है शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान और इमरान खान साहब के दरमियान, कि वहां पे फिर भी ऑप्शन ए के बाद बी है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की कमर पे हाथ रख दिया कि हाँ जी ठीक है ये मेरा ही बंदा है, तो नून लीगी जो है वो फिर भी वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, या इवन फॉर दैट मैटर मरियम नवाज, या इवन फॉर दैट मैटर जिस तरह जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की जोड़ी बनती है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, अनलेस और अंटिल उनके दोनों साहबजादे यहाँ पे आ जाएं और उनके हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ये कहें, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त एक इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती है कि ऐसा कभी होगा कि वो आए और आके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें। मुझे फिलहाल कम से कम दिल्ली दूरस्ती में कह सकता हूँ, मुझे नजर नहीं आता कोई बड़ा ब्रेक थ्रू। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद साहब का, जनाब रऊफ क्लासा साहब का और जनाब मंसूर अली खान साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।